संदेश झूठ से हटके। अब मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि मैं संविधान, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ हर कृत्य का घोर विरोधी हूं। पर इमरजेंसी के दौरान मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप मुझे गालियां दे सकते हैं, तब मैं टीनेजर था। रेल का सफर बचपन से खूब किया, लेकिन इमरजेंसी के दौरान वर्दी पहने मुस्तैदी से खड़े रेलकर्मी मुझे बहुत भाते थे, बहुत अच्छे लगते थे। देखकर मैं खुश होता था कि ये पहले तो नहीं थे, मुझे नहीं मालूम था इमरजेंसी लगी हुई है। बाद में पता चला जब से इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई है तब से इन सबकी अकल ठिकाने आ गई है। ट्रेन सही समय पर आती और सही समय पर प्रस्थान करती थी। रेलवे में कार्यरत मेरे पिता एक दिन बहुत परेशान थे, क्योंकि तूफान एक्सप्रेस जो बहुत प्रेस्टिजियस ट्रेन हुआ करती थी उस जमाने में, कलकत्ता तक जाती थी, हावड़ा तक जाती थी। तो वो तकनीकी खराबी की वजह से आधा घंटे की देरी से रवाना हुई। तो उन्हें कारण बताओ नोटिस मिला था। उन्होंने उसका जवाब लिखा और जवाब को सही मानते हुए उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। उनके अफसर उनकी कुशलता और तत्परता की वजह से हमेशा उनकी पीठ ठोका करते थे। वही बताते थे कि अब कोई कर्मचारी, बाबू या अफसर समय से 5 मिनट पहले आकर ड्यूटी पर मुस्तैद हो जाता है, लेट लतीफी खत्म हो गई है। और वो हमेशा से ही सही समय पर निकलते थे, आधा घंटा पहले चले जाते थे और 15 मिनट पहले पहुंच जाते थे अपने वर्कशॉप में। वो कहते थे कि इंदिरा ने कामचोरों की अकल ठिकाने लगा दी। इमरजेंसी से पहले पुलिस का दरोगा सिर्फ बड़े मामलों में ही दिखाई देता था, लेकिन उस समय छोटे से छोटे अपराध में भी चौकी इंचार्ज और थानेदार एक पैर पर नाचते थे। ये थी इमरजेंसी। ये तब की बात है जब मैं टीनेजर था, मैंने पहले बताया। ये तब की बात है जब मुझे लोकतंत्र, संविधान, नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं था। पढ़ लिखकर मुझे आपातकाल में हुई कथित ज्यादतियों का पता चला। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा और हर एक वाक्य का शब्दों के हिसाब से अर्थ लगाइएगा। फिर जाना कि उस समय सीआईए इंदिरा गांधी के खिलाफ किस तरह के षड्यंत्र में एक्टिव था और अंग्रेजों की गुलामी करने वाले भारत को किस तरह से अस्थिर करना चाहते थे। वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई और कौन सी ज्यादतियां हुई। आज 50 साल बाद मोदी को आपातकाल की याद क्यों आई? लंबी प्लानिंग बनाकर आज देश भर में मोदी ने स्याप्पा किया। जी हां, स्याप्पा किया। जगह जगह, हर जगह सुनियोजित कार्यक्रम। योजना बहुत पहले से ही बन जाती है। इस मामले में इस संगठन का कोई जवाब नहीं है। आज इंदिरा और इमरजेंसी का स्याप्पा करने वाले मोदी ने क्या आईना देखा? अपना आईना देखते, स्याप्पा कर लेते, कोस लेते। इंदिरा गांधी को कितनी भी गालियां दो, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आसमान की तरफ मुंह उठाकर। आगे आप समझ लीजिए। 2.5 साल की आधिकारिक इमरजेंसी और 11 साल के अघोषित आपातकाल पर आज मोदी ने विमर्श का एक मौका दिया है। मैं सीधे पहले आता हूं अजय शुक्ला जी के पास। अजय जी, आज 50 साल बाद मोदी जी को स्याप्पा करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बस यही कहूंगा कि जिस तरह से एक नाकाम प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कायर है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सरेंडर है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी बुनियाद झूठ पर है, वो प्रधानमंत्री और क्या करेगा। कि नरेंद्र मोदी ने इस दौर में जो संवैधानिक संस्थाएं लुके छिपे संघ के साथ, भाजपा के साथ खड़ी आती थी नजर, वो खुल के दिखाई देती और देश के अंदर इसका नंगा नाच हो रहा है। जजेज गुलाम बन चुके हैं आरएसएस के, चुनाव आयोग गुलाम बन चुका है और
इस देश के तमाम सारे वो लोग, इंस्टीट्यूशंस, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं और जगहें, वहां यही किया गया है और यह करके हक मारा गया है दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का। हक मारा गया है इस देश के योग्य लोगों का और हक मारा गया है उस हर व्यक्ति का जो सोचता है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ा के अच्छा सा तैयार किया है, वो आगे चल के कुछ बेहतरीन करके रिजल्ट देंगे, वह खत्म किया है। तो जब यह अन्याय का शासन स्थापित हुआ हो, कारपोरेट को कब्जा कराने के लिए, जब आदिवासियों को जंगलों से उजाड़ा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, बेघर किया जा रहा हो और तमाम दूसरे लोगों की जमीनों पे, संपदाओं पे कब्जा किया जा रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? तब नरेंद्र मोदी पर सवाल उठते हैं तो वो इसी तरह के प्रपंच रचते। तो वो साजिशें लगातार 2014 से आप देख रहे हैं, उसके पहले भी रचती रही हैं, लेकिन 2014 से इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि भाजपाई आरएसएस के लोग कहते हैं ये पूरा जो गैंग है, ये गैंग, मोदी गैंग कहता है कि देश आजाद ही 2014 में हुआ। इसके पहले तो गुलाम था। अब किसका गुलाम था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है। ये आजादी कहती है उनकी सांसद की है, तो गिरवी वो लीज पे मिली हुई। तो इस तरह की बातें हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कितने ज्ञानवान हैं। बहरहाल गुब्बारा फुराया गया, डीप स्टेट की मदद ली गई, सब कुछ किया गया, तमाम वायदे किए गए थे, हर वायदे झूठे साबित हुए। उन्हें खुद जुमला मान लिया इनकी पार्टी के लोगों, और इसके बाद इनके पास जब उपलब्धि बता तो इन्होंने क्या ड्रामा किया, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, और विश्व गुरु के नाम पे इन्होंने दुनिया घूम डाली। भारत का, हमारा, आपका मेहनत के कमाई का जो पैसा है, जो हम टैक्स में इन्हें देते हैं, उससे इन्होंने दुनिया के 125 देश घूम डाले। ऐसे ऐसे देश घूम डाले जिनकी आबादी चंडीगढ़ से भी बहुत कम। अब आप समझ सकते हैं। तो और वहां जाके विश्वगुरु बनने का ड्रामा कराते हैं। वहां उनसे कोई विदेशी, पंडित नेहरू, इंदिरा जी की तरह से कोई विदेशी उनका सम्मान नहीं करते। इंडियन डियास्पोरा के लोगों से ही, अडानी अंबानी के जरिए जो मैनेज कराया जाता है, वही बस कि हाँ सम्मान कर दिया, बड़ा उन पे समर्पित है, सब कुछ है, और वो स्वांग दिखाया जाता है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और सबसे। और यूट्यूब और ये सारे जितने चैनल्स और ये सब बने हुए हैं, इन पर भी कमांड कर ली गई और इनके जरिए झूठ परोसा जाता है। तो ये सब खेल जो किए गए, उसका नतीजा ये हुआ कि अब कुछ समय बाद आदमी रिजल्ट मांगने लगता है। तो रिजल्ट क्या हुआ? भारत कर्ज में समाता चला गया, रिकॉर्ड कर्जदार हो गया। 1947 से लेकर 2014 तक 54 लाख करोड़ का कर्ज था भारत पे, अब 200 लाख करोड़ इन्होंने लाद दिया। उसके बाद देश की जो एक सम्मान होता था, इज्जत होती थी, भारत को भूखमरा देश बना दिया। दुनिया के सबसे बड़े भूखमरे भारत के अंदर है, सबसे बड़ी आबादी है, 81 करोड़ भूखमरे हैं, जो भारत सरकार कहती है कि उन्हें हम 5 किलो अनाज दे के जिंदा रखें। भारत भूखमरों का देश हो गया, भारत बेरोजगारों का देश हो गया। इस देश के अंदर 90 करोड़ लोग, युवा और प्रौढ़, बेरोजगार हैं। अब आप सोचिए, 90 करोड़ बेरोजगार। इसके बाद आप देश में जो तमाम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में जो पद थे, 1 करोड़ पद खत्म कर दिए। 1 करोड़, थोड़े बहुत नहीं। इसके बाद भारत के अंदर जिस तरह से सेना से लेकर सब जगह जिसको बर्बादी में ढकेला गया और कमीशन के लिए तमाम खरीदारियां की, असलहे खरीदे गए, सब कर बताया गया, बखान किया गया। जितना राफेल कंपनी को नहीं मालूम होगा, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी और भारत के इस गोदी मीडिया ने बता डाला कि राफेल इतना बड़ा शेर आ गया है कि चीन कांप गया, पाकिस्तान बिल में घुस गया और न जाने क्या क्या। और जब अभी कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसने जो भारत के 4 राफेल मार गिराए,
उसके बाद में आज तक जवाब नहीं दे पा रहे कि भैया ये राफेल कैसे मार गिराए। शर्म तो हमें तब आई जब भटिंडा में हमारे पास में ही है, वहां पर ड्रोन से मार गिराया राफेल। अब आप सोचिए, ड्रोन से राफेल मार गिराया गया। जब इस तरह की हुई हो तो आप क्या कहेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़िए। जब आगे आप देखते हैं तो इसी तरीके से कश्मीर में साजिश रची गई और कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, जो बखान किया गया, 2 महीने तक कहते रहे ये 4 आतंकी हैं, ये 4 आतंकी हैं, जो फोटो दिखाई 2 महीने में जब कुछ नहीं हुआ तो कहे नहीं ये नहीं है, कोई और है, गलत स्केच बन गया। भैया 2 महीने तक गलत स्केच बन गया, यानी 2 महीने में वो कहां चले गए होंगे आप ढूंढ नहीं सकते। और यदि असली है तो इसका मतलब है सरकार नाकाम है। इन्होंने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और वहां पे हमने मार दिए आतंकी। साहब वहां बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, कुछ रिश्तेदार मारे गए, एक भी आतंकी नहीं मारा गया। एक सिंगल आतंकी पाकिस्तान में नहीं मारा भारत में। अब ये सब होने के बाद अब कुछ नहीं बचा। ट्रंप ने डांटा तो सरेंडर कर गया। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे सरेंडर कर जाए कि एक ट्वीट आया आधे घंटे में भारत सरकार बोली नहीं साहब हम तो सीज फायर कर दिए, सीज फायर कर दिए। अब बताइए क्या बताएंगे। तो अब कुछ नहीं है तो इमरजेंसी। अरे भैया हम जितने लोग बैठे दादा को छोड़ के, मुझे लगता है इमरजेंसी को समझने की उस समय बहुत ज्यादा समझ किसी में नहीं रही होगी। हो सकता है थोड़ी बहुत रही, उसका मतलब होगी। पाशा जी को काउंट नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि थोड़ी बहुत देखी होगी क्योंकि इतनी ज्यादा उम्र नहीं है किसी की। अच्छा पाशा जी जवान है, ठीक। हाँ, तो अब दादा तो दादा है। तो अब उसके बाद में स्थिति ये है कि उनको उतना वो नॉलेज नहीं है। हमने अपने पिताजी से, चूंकि सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, तो हमने पिताजी से पूछा। पिताजी उस समय पूरे उस घटना के समय के साक्षी हैं, एक्शन के साक्षी हैं, तो इसलिए तमाम बातें पता चली। अपने ग्रैंडफादर से पता चली और दूसरी पता चली। लेकिन आज जब उनको हम समीक्षा करते हैं तो पाते हैं भैया इमरजेंसी में किसी भी आम आदमी को कहीं कोई परेशानी नहीं थी। चंद उन नेताओं को परेशानी थी जो साजिश रच रहे थे सीआईए के साथ मिलके, जो साजिश रच रहे थे डीप स्टेट के साथ मिलके, और जो साजिश रच रहे थे भारत को मजबूत होने से रोकने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए, उनको परेशानी हुई थी। और उसके बारे में आलोक तिवारी ज्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि इन्होंने इस पे ज्यादा डीपली पढ़ा है। मैं आपको बताऊं इतना ही कि जयप्रकाश नारायण जैसा देश के गद्दार को भी इंदिरा गांधी ने गद्दार नहीं कहा, देशद्रोही नहीं कहा, मुकदमा देशद्रोह का नहीं दर्ज किया। जो आदमी 1950 में सीआईए की बनाई संस्था कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम का इंडिया चैप्टर का हेड था और लगातार हेड रहा मरने तक। अब आप सोचिए जो सीआईए की ओरिजिनल संस्था का भारत का हेड था उसको भी आपने नहीं कहा। वो स्थिति थी कि जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस हो या और तमाम सारे मोरारजी देसाई हो, दूसरे और नेता हो, ये मिलके क्यों कर रहे थे? क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी ने जिस तरह से अमेरिका को ठेंगा दिखा के, डराकर, थप्पड़ दिखाकर और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने भारत को परमाणु संपन्न बना दिया था। वहां से प्रॉब्लम हुई, उसी के 1 महीने बाद तुरंत समग्र क्रांति और सब कुछ नारा देने लगे। जैसे ही इंदिरा गांधी ने सिक्किम को चीन और अमेरिका के चुंगल से छीन के भारत का राज्य बनाया, वैसे ही सीआईए का एजेंट, वह जज जिसका नाम जगमोहन लाल सिन्हा था, उस जैसा जज जिसने जिंदगी में कोई
मतलब जजमेंट ऐसा दिया ही नहीं जिसे आप लैंडमार्क जजमेंट कह सकें। उस शख्स ने अवकाशकालीन पीठ में रेगुलर केस नहीं सुने जाते। मैं भी वकील हूं, आलोक जी भी वकील है, और उस स्थिति में उसने रेगुलर केस सुन के जजमेंट सुना दिया। हालांकि वो जजमेंट स्टे हो चुका था, उसके कारण इमरजेंसी नहीं लगी जो लोग ये प्रचारित करते हैं। बाद में 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जस्टिसेस की संविधान पीठ ने इस पर फैसला सुनाया और उस फैसले में बताया कि जगमोहन लाल सिन्हा का आदेश पूरी तरह अवैध था और इंदिरा गांधी का चुनाव वैध था। यह जान लीजिए, सारे लोग कोट करते हैं जस्टिस अय्यर को, कभी भी उस 5 सदस्यीय संसदीय पीठ की बात नहीं करते। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एएन रे, उन पर कातिलाना हमला हुआ, उनकी हत्या करने की कोशिश हुई। उस समय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की बम मार के हत्या की गई। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बच्चों को किडनैप कर लिया गया और उनसे कहा गया तभी वो करेंगे, नहीं तो बच्चे मार डालेंगे, इस्तीफा साइन करो। और इसी तरीके से तमाम तरह की साजिशें रची गई। जॉर्ज फर्नांडिस ने रेल हड़ताल करा के देश की व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स को भड़काया गया, झूठ बताया गया और इस तरह से करके आग लगाई गई थी। तब इंदिरा गांधी को मजबूरन इमरजेंसी लगा के देश को बचाना पड़ा था। और इमरजेंसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच किए गए प्रावधान के तहत की गई, जो 18वें अध्याय में संविधान के जिक्र है, जिसकी व्यवस्था की है बाबा साहब अम्बेडकर ने। यानी वो संविधान की हत्या नहीं थी, बल्कि संविधान के अनुरूप थी। नरेंद्र मोदी ने अघोषित इमरजेंसी लगा के संविधान की हत्या की है, कानून की हत्या की है और देश में लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसका नतीजा है कि भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 नंबर पे पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 600 के करीब केसेस हैं जो देशद्रोह के केस पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 100 से अधिक पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, जबकि इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी के दौर में 200 पत्रकार जो गिरफ्तार हुए थे। कोई भी नहीं कह सकता है कि किसी के साथ ज्यादती होगी। और यह बात जो है माथुर साहब ने अपने लेख में लिखी कि उसमें कोई ऐसी ज्यादती नहीं की गई थी और उन्होंने बाद में उसे जस्टिफाई किया, खुद जस्टिफाई किया कि इमरजेंसी जरूरत बन गई थी। और इसी तरीके से तमाम चीजें आई। विनोबा भावे ने इसे अनुशासन बताया था। और ये बात इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के वैचारिक पिता जो देवरस थे, उन्होंने इंदिरा जी को 3 चिट्ठियां लिखी थी। उन चिट्ठियों में कहा था कि यह आवश्यक था और उसके लिए माफी मांगी और कहा हमें मौका दीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो इससे आप समझ लीजिए, यह लोग जो आज कह रहे हैं, यह खुद में आतंकी भी है, बलात्कारी भी है। और सबसे ज्यादा बलात्कार नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुए हैं, सबसे ज्यादा आतंकी हमले नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुए हैं, सबसे ज्यादा सेना के लोग शांतिकाल में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मारे गए हैं, सबसे ज्यादा असमानता नरेंद्र मोदी के शासनकाल में है, सबसे ज्यादा बर्बादी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। तो इससे आप समझ लीजिए यह कारण है जिस कारण से ये विधवा विलाप कर रहे हैं। जी जी जी।